बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो दोनों जहाँ का मालिक है। डियर एस्पायरेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर इस्माइल दानिश। आई एम सर्विंग एज एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। आई क्वालिफाइड CSS इन 2009। पहले तो बेटा वो चंद एक बुनियादी मिस्टेक्स हैं जो आपने कभी भी ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए नहीं करनी। वो आपका ऐसे बेशक CSS का हो, PMS का हो, किसी भी और एग्ज़ाम का हो, बिलखसूस इसके हवाले से अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। वो बेटा ये 6 बुनियादी मिस्टेक्स हैं जिनसे कैंडिडेट को जो है ना वो हमेशा इज्तनाब करना चाहिए, उनसे परहेज़ करना चाहिए। पहली बेटा मिस्टेक ये है रॉन्ग टॉपिक सिलेक्शन, कि आपने टॉपिक का गलत इंतखाब कभी भी नहीं करना, उसको सोच समझ के करना है। कैसे करना है इसको बेटा वन बाय वन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहली मिस्टेक है कि बेटा टॉपिक का गलत जो हम इंतखाब करते हैं वो वाली, कि यहाँ पे आपने ट्राई टू चूज राइट टॉपिक, ठीक है, राइट और रेलेवेंट टॉपिक जो है ना उसका आपने इंतखाब जो है ना वो करना है। इसको मैं कहूँगा कि आपने राइट टॉपिक सिलेक्शन करनी है, रॉन्ग नहीं करनी, राइट टॉपिक सिलेक्शन करनी है। दूसरी जो हम बुनियादी मिस्टेक करते हैं वो बेटा हम टाइम मिसमैनेजमेंट की करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का ऐसे बेटा 1 आवर का होगा और उसकी एक रिक्वायर्ड लेंथ है जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने बेटा 1 आवर के अंदर 4 काम करने हैं। जब आपके पास आंसर शीट आएगी आपने टॉपिक का इंतखाब करना है, आपने उसकी बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आउटलाइंस बनानी है, डिटेल ऐसे बेटा लिखना है और उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। ये सारे काम बेटा आपने 1 घंटे के अंदर करने हैं। तो मिसमैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आपने बेटा टॉपिक के इंतखाब में ज़्यादा टाइम लगा दिया या आउटलाइन बनाने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम की मिसमैनेजमेंट। तीसरा बेटा एक हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम पूरे ऐसे को एक ही वेरिएबल के ऊपर बना देते हैं। वेरिएबल का मतलब है एक बेटा एस्पेक्ट लेना, एक डायमेंशन लेना। फॉर एग्जांपल उसने पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि सिंगल नेशनल करिकुलम प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, उसने 2 वेरिएबल आपको दे दिए हैं, आपने दोनों के ऊपर डिस्कस करना है। अगर वो सिंपल आपको ये कह देता है कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम ही डिस्कस करके आ जाते हैं। तो वो बेटा आपकी बुनियादी मिस्टेक होगी कि आपने पूरे ऐसे को सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर जो है ना वो सारा डिस्कस कर दिया। ऐसे के अंदर हमेशा मिनिमम 2 वेरिएबल आपने लिखने हैं। ये बेटा तीसरी मिस्टेक जिससे आपने परहेज करना है। चौथी बेटा मिस्टेक अमूमन स्टूडेंट ये करते हैं कि आउटलाइन के अंदर एक सीक्वेंस है, जब आपने पैराग्राफ राइटिंग शुरू करनी है तो आप बेटा उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। अच्छा बेटा जो चौथी हम मिस्टेक करते हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बेटा आउटलाइन के अंदर एक सीक्वेंस देते हैं, पैराग्राफ लिखते हुए हम उस सीक्वेंस को या तो मिस कर बैठते हैं या ऊपर हमने आउटलाइन में बेटा एक वेरिएबल के 5 पॉइंट दिए हैं तो नीचे से हम टाइम बचाने के लिए 4 पॉइंट लिख देते हैं, एक को हम मिस कर देते हैं। तो ये बेटा बुनियादी मिस्टेक है। इससे एग्जामिनर ये इंप्रेशन लेता है कि कैंडिडेट इज ट्राइंग टू चीट मी, वो फिर बेटा आप लोगों को स्पेयर नहीं करेगा। जो आउटलाइन के अंदर सीक्वेंस है उसी को ही आपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है। 5वीं बड़ी मिस्टेक बेटा हमारी ग्रामर की होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की होती है, स्पेलिंग्स की होती हैं, पंक्चुएशंस की होती हैं, कैपिटल लेटर्स की होती हैं। ये बेसिक मिस्टेक्स में आती हैं, ये कभी नहीं करनी चाहिए। लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम ऐसे के स्ट्रक्चर को बेटा वीक रखते हैं। उसका क्या मतलब है कि जो बेटा ऐसे की रिक्वायरमेंट है, पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है कि उसकी यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, उसको प्रॉपर डेवलप होना चाहिए और आइडियाज़ की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो हमारा स्ट्रक्चर वीक होता है। हम ट्रांजिशन वर्ड्स का यूजेज नहीं करते। जो हमारे कोहेरेंस के 2 बुनियादी एलिमेंट हैं कि लॉजिकल कोहेरेंस होनी चाहिए, वर्बल कोहेरेंस होनी चाहिए, उसको हम प्रॉपर फॉलो नहीं करते। वो हमारा बेटा वीक स्ट्रक्चर होता है, वो मतलब अच्छा ऐसे नहीं होता। ये बेटा हम 6 बुनियादी मिस्टेक्स करते हैं जिससे कैंडिडेट को हर सूरत बचना चाहिए। ये उसकी कामयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी है।
ये पहले टॉपिक को मैं बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टॉपिक हमेशा आपने सोच समझ के चूज करना है। टॉपिक मोस्टली दो तरह के होते हैं, कुछ बेटा इशू बेस्ड टॉपिक होते हैं, कुछ आइडियाज बेस्ड टॉपिक होते हैं। तो कोशिश करें इशू बेस्ड टॉपिक लें, क्योंकि आपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करंट अपडेटेड होते हैं। तो इशू वाले टॉपिक को, करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक को आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा बेटा आपने लिस्ट देखी, 4 टॉपिक हैं, आपको पहले की समझ आ गई, आप उसी के ऊपर शुरू कर देते, नीचे वाली लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ते भी नहीं है। तो पूरा पेपर पढ़ना चाहिए और उस टॉपिक को आप चूज करें जिसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और अगर लकीली उसने टॉपिक के अंदर वेरिएबल्स दे दिए, वो टॉपिक की खुद ही आपको डायमेंशन दे देता है, जैसे पीछे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में आया हुआ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, उसने आपको खुद ही बता दिया है कि उसने सोशल मीडिया में भी एक चीज के ऊपर वो आ गया, फेसबुक के ऊपर, और उसमें भी आगे उसने वेरिएबल आपको खुद ही दे दिए कि कैंडिडेट शुड डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह का टॉपिक जो है ना वो बेटा सेफ है और इजी है, बजाय इसके कि आप एक जनरल टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स भी खुद बनाना पड़ेंगे और हो सकता है उनके बनाने में आप गलती करें। तो ये बेटा कुछ बुनियादी मिस्टेक्स हैं जिनके आपको हर सूरत जो है ना वो बचना चाहिए। अब हम बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा वाला बेटा पेपर है उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इससे बेटा पहले बुनियादी चीज मैं ये आप लोगों को गाइड कर दूं कि कोई भी बेटा ऐसे हो, वो पीएमएस का हो, वो सीएसएस का हो, वो असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव का हो, किसी और एग्जाम का हो, तो एग्जामिनर की बेटा फंडामेंटल 2 रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक बेटा उसने आपके कंटेंट्स देखने हैं। कंटेंट्स मींस आइडियाज आपके क्या हैं, आपके मेन आर्गुमेंट्स आपने क्या दिए अपने टॉपिक की फेवर में या उसके अगेंस्ट। मैनी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो आइडियाज हैं, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, वो बेटा रेलेवेंट होने चाहिए और अप टू द मार्क होने चाहिए, उनकी लॉजिकल डिस्कशन होनी चाहिए। दूसरी बेटा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म की, जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हैं, कि जो आपकी राइटिंग है ऐसे की उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर से मुराद बेटा सिंटैक्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, कि जो बेटा यूजेज ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस है एज पर बेसिक ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपने यूजेज जो है ना उसका करना है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में उसमें कोई मिस्टेक जो है ना वो बेटा अफोर्डेबल नहीं है। नीचे बेटा 4 ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं फर्दर कि जो भी आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, पहले पैराग्राफ के अंदर ये चीजें होंगी, अगर एक पैराग्राफ के अंदर होंगी तो फिर बेटा डिटेल ऐसे में होंगी। यूनिटी, यूनिटी का मतलब है वननेस, एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया, क्योंकि लीगल एम्बेट ऑफ वन पैराग्राफ इज वन आइडिया, जिसको आप कंट्रोलिंग आइडिया भी कहते हैं। दूसरा बेटा पॉइंट ये है कि कोहेरेंस होना चाहिए आपकी बात में, जिसको हम उर्दू में रबत कहते हैं, बात से बात। अब कोहेरेंस की बेटा 2 किस्में हैं, एक बेटा लॉजिकल कोहेरेंस होता है, दूसरा बेटा वर्बल कोहेरेंस होता है। लॉजिकल कोहेरेंस मींस यूनिटी, जो बात आपने करनी है वो लॉजिकली उसके अंदर रबत हो, कनेक्टिविटी हो। आप बेटा कॉमन लाइफ में आपके साथ कोई बंदा बात कर रहा हो, अगर उसकी बात में रबत होगा तो उसकी बात इंप्रेसिव भी आपको लगेगी, आपको लगेगा कि ये बात ठीक कर रहा है। अब इस कोहेरेंस की एक पूरी टेक्निक है, उसको डिटेल तो हम यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते, लेकिन उसमें बेटा अगर एक बंदा आके आपसे गुफ्तगू करता है, उसकी गुफ्तगू में रबत ही नहीं है, तो आप तो बेटा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। तो बात के अंदर रबत होना, कनेक्टिविटी होना, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से, यानी एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको कोहेरेंस कहते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है। फिर पैराग्राफ को प्रॉपर डिवेलप होना, डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ, जो आपने आर्गूमेंट्स देने हैं इसकी डेवलपमेंट की बेटा मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जैसे नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, रीजनिंग है, डिटेलिंग है। ये बेटा मुख्तलिफ आप एग्जाम्पल्स देते हैं, एनेक्डोट देते हैं, कोटेशन देते हैं, डाटा देते हैं, ये बेटा मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं डेवलपमेंट की। और फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, कि जो आपने बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बेटा सबसे पहले आएगी, जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस है वो दूसरे नंबर पे आएगी, एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बेटा आपने रखना है। अब
कंक्लूड करते हुए हम ये कहते हैं कि एग्जामिनर की नज़र में बेटा दो आपकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपके जो कंटेंट्स आइडियाज ये आपको दिमाग हो, रेलेवेंट हो, और फिर आगे ग्रामर के और जो पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। ये बेटा बुनियादी या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऐसे के लिए। अभी हम बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से। उसके अंदर बेटा आपने आउटलाइन तो डेफिनेटली बनानी है, लेकिन आउटलाइन को बनाते हुए आपने बेटा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर मैंने बात की कि टॉपिक ध्यान से चूज करें, सोच समझ के चूज करें। उसके ऊपर बेशक आपको 2-4 मिनट लगाने भी पड़े तो लगाएं। रफ पेज के ऊपर, आंसर शीट के आखिरी पेज के ऊपर रफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें कि क्या जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसके ऊपर रिक्वायर्ड आइडियाज आपके ज़हन में हैं, तब उसको फाइनल करें। फिर बेटा टाइम मैनेजमेंट आपने बेटा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का 1 आवर का पेपर है, 25 मार्क्स हैं। आउटलाइन बेटा बनाए 10 मिनट में, टोटल ऐसे राइटिंग करें 45 मिनट्स में, और 5 मिनट की बेटा प्रूफ रीडिंग है। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है। अगर खुदा न खास्ता आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटलाइन बनाने में बेटा आप 20-25 मिनट लगा देते हैं, तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। क्योंकि मिनिमम आपने बेटा 6 to 8 पैराग्राफ लिखने हैं। 25 नंबर के लिए आपको बेटा 6 से 8 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, और मिनिमम 2 वेरिएबल्स आपने बनाने हैं। वेरिएबल्स का मतलब बेटा ये है कि एस्पेक्ट्स लेना, एंगल लेना, डायमेंशन लेना किसी भी टॉपिक की, वो सोशल है, वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, वो मीडिया के रिलेटेड है, वो डेमोक्रेसी के रिलेटेड है, किसी भी इशू के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इन्फ्लेशन है, एंड सो ऑन। मिनिमम 2 वेरिएबल्स आपने उसके लेने हैं। अगर आप 2 वेरिएबल्स लेते हैं और आप 6 पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो एक वेरिएबल के ऊपर आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरे के ऊपर आप 3 लिखेंगे। अगर एक वेरिएबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो 4 और 3 वाला कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। और इसके अंदर बेटा फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अलग लिखना जरूरी है, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही आपने बेटा थीसिस स्टेटमेंट भी देनी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप बेटा देंगे थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट बेटा आपके पूरे एसे का कंट्रोलिंग आइडिया है, जिसके ऊपर आपने पूरा एसे डेवलप करना है। और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर बेटा 2 चीजें आप लिखते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो कभी बाद में बनाएंगे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या होता है और वो कैसे लिखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर बेटा आप 6 जनरल स्टेटमेंट्स देंगे, जो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को, उसके इफेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप बेटा थीसिस स्टेटमेंट देंगे, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर भी आप बेटा 6 जनरल स्टेटमेंट देंगे। लेकिन वो जनरल स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो आपने बॉडी में भी डिस्कस नहीं की और इंट्रो में भी डिस्कस नहीं की, जो उस पैराग्राफ की, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को, उसके इफेक्ट्स को हाईलाइट करें। और थीसिस स्टेटमेंट की री-थीसिस स्टेटमेंट आपने देनी है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। ये बेटा एक जो है ना स्ट्रक्चर है आपकी, जो है ना टोटल पीएमएस के मिनिस्ट्रियल कोटा को अटेम्प्ट करने के लिए। इस पैटर्न पे आपने बेटा तैयारी करनी है, और वो जो बेसिक 6 मैंने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की हैं, उनसे किसी भी कैंडिडेट को हमेशा ऐसे अटेम्प्ट करते हुए उससे बेटा अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।